इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराजात के बाद हुकूमती वुज़रा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुलकर मैदान में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किरदार कुशी की गई। हुकूमती वुज़रा के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेने का फैसला किया और खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात का सबूत पेश करने के लिए फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस दे दिया। लेकिन हुकूमती वुज़रा के मौक़िफ़ में इसके बाद भी कोई तब्दीली देखने में नहीं आई और इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देने के बजाय फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नए और संगीन इल्ज़ामात लगाए। अपने ही नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को हुकूमत के लिए कड़वा घूंट तक कह दिया। क्या जानिब से ज़रा ये सुनिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का इस सिलसिले में मौक़िफ़ अपने वुज़रा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनको तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर माजी में मुकम्मल एतमाद था, वो तो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते थे। माजी में इमरान खान इसी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक क्या कहा करते थे, ज़रा ये सुनिए। तो वज़ीर आज़म के ख्यालात आपने जाने। अभी इसी साल फरवरी की बात है जब डस्का इलेक्शन के मौके पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उस्मान डार इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद करते हुए ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, हम इदारों पर यकीन रखते हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उसे कबूल करेंगे। क्या कहा शिबली फराज उस्मान डार ने, ये भी सुनिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया है चंद महीनों में ही कि इदारों पर यकीन रखने वाली, उनकी खुद मुख्तारी की बात करने वाली हुकूमत अपने ही लाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को मुतनाज़ बना रही है। EVM क्या इसके पीछे एक वजह है? चूँकि इलेक्शन कमीशन EVM पर बहुत सारे एतराज़ात उठा चुकी है, हुकूमत इन एतराज़ात को दूर नहीं कर पा रही। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, अब EVM वाला मामला भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बड़ी महाज़ाराई की सी कैफियत है, फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान भी यही सिलसिला है। अब वो नोटिस अपनी जगह पर, इल्ज़ामात हुकूमत के अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये EVM को लॉन्च करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, फिर अपोजिशन क्या करेगी? फिर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ होने से कैसे बच सकेगा? देखिए, जो इलेक्शन है उसके अंदर क्या बंदोबस्त होगा, इसकी हतमी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के अंदर हुकूमत अकेली फरीक नहीं है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स फरीक होते हैं। और हमने भी जब इंतखाबी इस्लाहात की थी 2017 में तो मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ की थी। तो इसलिए हुकूमत एकतरफा तौर पे कोई चीज़ नहीं ला सकती और जब तक इलेक्शन कमीशन को वो मुतमईन नहीं कर सकेगी तो वो ये इंतजामी फैसला नहीं है कि उसने कौन सी मशीन लानी है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सही, लेकिन इस मामले पर आज ही वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन से बात की जाए और आप लोगों को, अपोजिशन को, बड़ी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं वो इस फैसले में, तो डायलॉग के लिए आप लोग हैं? हमसे 100 दफ़ा बात करें, इससे 100 दफ़ा पहले उनसे बात हो भी चुकी है और हम उन्हें बता चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद किया जा चुका है। अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, जो कि झूठ था। 2009 में जर्मनी सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गैर महफूज तरीका इंतखाब करार दे चुकी है और उस पर पाबंदी लगा चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारे लोगों के पास जर्मनी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे लोगों के पास जर्मनी से ज़्यादा वसाइल हैं? अगर जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया है तो फिर फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब की वो कौन सी काबिलियत है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं? तो ऐसे तो फिर क्या, फिर RTS के जरिए, जिसपे 2018 में सब शोर मचा रहे थे धांधली का, उसी के जरिए फिर अगले इलेक्शन करवाए जाए? RTS के जरिए इलेक्शन तो नहीं हुआ था। RTS तो रिजल्ट ट्रांसमिशन का सिस्टम था कि जब नताइज पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करता है वहां से उन्हें इकट्ठा कैसे किया जाएगा। तो वो RTS का निज़ाम तो और था, इंतखाबात के नताइज को यकजा करने का निज़ाम था, वो वोटिंग का सिस्टम नहीं था। आज भी दुनिया में सबसे महफूज तरीका पेपर बैलेट समझा जाता है और आपने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात देखे हैं कि वहाँ पे किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। तो असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में अगर रियासती मशीन गैर जानिबदार हो जाए तो हमें किसी नई तरमीम की जरूरत नहीं है, किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हमारे मौजूदा कंटोनमेंट में कोई धांधली की बात नहीं हुई, तो ये भी इस बात का सबूत है पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा सीटें पूरे मुल्क में उन्होंने ली हैं। गो कि आपने पंजाब में, लाहौर में, चंद शहरों में उनको बिल्कुल क्लीन स्वीप किया, लेकिन मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सीटें ली हैं अभी भी। आप ये गौर कीजिए कि अक्सरियत जो सीटों की है वो अपोजिशन को मिली है। जो 200 से ज्यादा सीटें थी उनमें से PTI के हिस्से में तो सिर्फ 60 सीटें आई हैं। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वही है। कुल में से इनकी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सर।
नहीं, सिंगल लार्जेस्ट, लेकिन ये अक्सरियत तो नहीं ले सके ना। ये तो 60 सीटें 200 में से लेना तो एक नो कॉन्फिडेंस है कि आपके खिलाफ 140 सीटें आपके खिलाफ जीती हैं लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ये महाज़ाराई हो रही है, इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि इलेक्शन किस तरह से कराने हैं, ये तय उन्होंने ही करना है। अब हुकूमती वुज़रा इस वक्त इलेक्शन कमीशन से अपना नोटिस का जवाब मांगने के लिए वक्त मांग रहे हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ और इन वफाकी वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई करनी है उस पर उस इजलास में एक ब्रीफिंग का सिलसिला हुआ। अब ये मामला किस तरफ जा सकता है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, अभी तक जवाब जमा करवाया नहीं है ना फवाद चौधरी ने ना आज़म स्वाति ने, और कुछ वक्त अब ये लोग मांग रहे हैं चंद हफ्तों का। जवाब जमा कराने की तारीख तो निकल चुकी है, इलेक्शन कमीशन अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो इख्तियारात हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक अदालती इख्तियारात का मुकम्मल तौर पर उसके अदालती इख्तियारात हासिल हैं, और दूसरी तरफ उन्हें इंतजामी जो है मामला उस पर पूरी जो है उनको आईनी इजाज़त दी हुई है। अब चूंकि ये मामला अदालती है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा है। पहले नोटिस दिए हैं, नोटिस के जवाब में फवाद चौधरी साहब ने अपने नोटिस को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि मुझे 6 हफ्ते दे दें। अब ये इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद पर है कि वो 6 हफ्ते देते हैं, 2 हफ्ते देते हैं या 3 हफ्ते देते हैं, ये उनकी सवाबदीद पर है, या मुस्तरद करते हैं। लेकिन आमतौर पर अदालती रवायात ये हैं कि आमतौर पर उसकी अपील जो है वो मंजूर कर ली जाती है। अगर वो 6 हफ्ते मांगे तो मुमकिन है 4 हफ्ते दे दें या 3 हफ्ते दे दें, ये तो एक अदालती मामला है। लेकिन आजम स्वाति साहब ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया, उन्होंने गुरेज किया है। तो उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दूसरी तौहीन लग गई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो दोबारा वो भी तौहीन अदालत में दोबारा उसमें आ गए हैं कि उसका जवाब ना देने पर। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार तो बड़ी वसी है कि अगर चाहें हम तो अपनी राय दे सकते हैं आइन और कानून के हवाले से, अगर वो चाहें तो कौन सा इसका मतलब अब आज़म स्वाति ने जवाब नहीं दिया, फवाद चौधरी ने जवाब दे दिया, तो अब दोनों केसेस को अलग अलग कानूनी तरीके से डील करना होगा। फवाद चौधरी साहब को मोहलत मिल सकती है और अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो क्या ये जो नोटिस था ये वापस खत्म भी हो सकता है, यानी ये मामला गैर मशरूत माफ़ी के बाद? हाँ, ये भी अदालती कार्रवाई है कि अगर फवाद चौधरी साहब जो हैं अगर माफ़ीनामा दाखिल करा दें तो माफ़ी तो अदालत के पास इख्तियारात हैं कि माफ़ी तो आमतौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी काफ़ी वज़रा ने, MNA ने, MPs ने, इवन बिलावल जरदारी ने भी माफ़ी मांगी तो वो उन्होंने उसको कबूल कर ली। लेकिन यहाँ मामला बड़ा सीरियस है। यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बाकायदा साख पर, उसके बुनियादी ढांचे पर हमला किया, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बगावत पे उकसाया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनकी माफीनामा मुस्तरद कर दे, ये उनकी अपनी सवाबदीद पर है। अच्छा। तो अगर वो माफीनामा तो सजा देने में तो इख्तियारात है उनके पास, वो तहयात भी नहल करार दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब सबूत पेश नहीं करेंगे, जो उनका करप्शन पे जो सबूत पेश नहीं करेंगे तो करप्शन का सबूत मांगेंगे और सबूत नहीं देंगे। और सब ये पूरा ये सजा देने का जो ये प्रोसेस है ये फिर कितना तवील हो सकता है? जिस तरह नोटिस की डेट गुजर गई, आजम स्वाति ने कोई जवाब दाखिल नहीं करवाया, मोहलत भी नहीं मांगी, तो अब इलेक्शन कमीशन कब क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, कितना तूल पकड़ सकता है मामला? ये मामले देखे, आपने भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अदालती मामले बड़े तवील जाते हैं। ये तो मामला हमारा अदालती सिस्टम बड़ा पेचीदा है, लेकिन ये पेचीदा नहीं रहेगा। ये हालात को देखते हुए नोटिस को 2-4 हफ्ते का इजाजत दे दें या 3 हफ्ते इजाजत दे दें और इसके बाद वो जवाब को जो दाखिल कराए वो जवाब को मुस्तरद कर दें, तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस शुरू हो जाएगा और तौहीन अदालत के केस में वो सजा देने के मुख्तार हैं। 3 साल की सजा भी दे सकते हैं, 5 साल की सजा भी दे सकते हैं और IG इस्लामाबाद को हुक्म दे सकते हैं कि हॉस्पिटल लगाकर पेश किया जाए। ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार हैं और किस हदीद पर है कि वो क्या फैसला करते हैं, कहाँ तक जाते हैं। आइन और कानून में उनको मुकम्मल इख्तियार दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।